और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो हम अब स्केलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो स्केलर भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, पर हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी देना है ये पॉजिटिव है या नहीं। हम कोई किसी प्रकार का रिपल्सन फोर्स यहाँ पे नहीं दिखाए, तो फोर्स क्या है न्यूटन, बस तो इस प्रकार का। हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Welcome back to my YouTube channel. We are from Ohm Institute, the study about the physics of electrostatic. Then start now. Electrostatics, बेटा ये 12th क्लास का एक टॉपिक है, इस टोटल यूनिट एक, और इसके अंदर हम वन शॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है चार्ज के ऊपर। तो सब स्टार्टिंग में सबसे पहले चार्ज जाना पड़ेगा, चार्ज क्या होता है। और चार्ज की दो सिलेबस के हिसाब से दो प्रॉपर्टी होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरी होगी एडिशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू एन। क्यों यहाँ पे होता है चार्ज, और एन होता है नंबर ऑफ इंटीजर, और ई होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। यहां से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा एग्जाम में, एक नंबर का। ई होगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, कूलम होती है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमसे दे रखी है 2 कूलम, N की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होगा Q इज इक्वल टू N। तो यहाँ से अगर हम N की वैल्यू निकालते हैं तो N इज इक्वल टू Q ऊपर में। तो Q की वैल्यू हमारे पास 2 है, और E की वैल्यू क्या होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 20। तो यहाँ से हम 2 से काटने हैं, 4 से कर लेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 1, और फिर 4 2 जा 8, 1.2 इंटू 10⁻⁻19। तो ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो क्वांटाइजेशन से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल होगा। इसके अलावा फिर हमारा दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडिशन ऑफ चार्ज। इसके अंदर से न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम में ला देगा, बड़े बड़े टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आता है। आपको चार्ज दे देगा कि यहाँ से 2 कूलम आ रहे हैं, यहाँ से 4 कूलम आ रहे हैं, यहाँ से 3 कूलम आ रहे हैं, इधर 2 कूलम जा रहे हैं, इधर 6 कूलम जा रहे हैं। आपसे पूछेगा व्हाट इज द चार्ज ऑन द नेट चार्ज ऑफ जंक्शन। तो आपको बेसिक याद रखना है कि जो चार्ज अंदर की साइड आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, जो बाहर जाएंगे वो नेगेटिव होंगे। तो एडिशन ऑफ चार्ज के अंदर जो फॉर्मूला है वो तो आपको कभी बोले तो एडिशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लेना है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 Q3 लास्ट ऑफ Qn, लास्ट तक टर्म को जोड़ना है। इसके अलावा करना क्या है, अब देखो अंदर आने वाले चार्ज कौन कौन है, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, यानी 3 प्लस 2 प्लस 4। बाहर जाने वाले क्या है, -6 -2। तो 3 और 2 5 और 4 9 -8 कितना है 1, और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। तो 1 कूलम यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो एक यहाँ से जो पिछली बार IIT में पूछा गया था क्वेश्चन कि वहां पे नेट चार्ज सेम इसी प्रकार था, अलग अलग वैल्यू दी गई थी, और ऑप्शन वगैरह से पजल किया गया था 1 -1। तो यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, और नॉर्मल 12th लेवल पे भी हो सकता है। अगला हमारा टॉपिक होगा कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ एक बेसिकली HBSC और CBSE दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल भी आएगा और क्वेश्चन भी आता है। अब
अब वो एडिशन जो हमारा मल्टीपल चार्ज वाला जो टॉपिक है बेटा, वो तो सिलेबस से हट चुका है, तो सिंपली हम अब पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? जैसे हमारे पास दो चार्ज है, ये हमारे पास है चार्ज क्यू, और ये गनेधर चार्ज कितना क्यू है। अब ये वाला जो चार्ज है वो इस पे क्या करेगा, देखो पहले चार्ज की प्रॉपर्टी समझो। मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज है 3 कूलम, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक चार्ज है, ये है माइनस का 2 कूलम, एक चार्ज यहाँ पे माइनस का 4 कूलम, एक चार्ज यहाँ पे माइनस का 6 कूलम। तो आपसे पूछ सकता है भाई इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, या फिर ये वाला इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये वाला कितना लगा रहा है, और ये वाला कितना लगा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि कितने भी चार्ज आपके अराउंड हो सकते हैं, सभी के ऊपर सेम अमाउंट में फोर्स लगेगा। इस चीज को याद रखना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा, वो अलग अलग रेशियो दे देगा कि एक चार्ज ये दे दिया, एक ये दे दिया, पूछेगा दोनों के बीच का फोर्स रेशियो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा इससे होगा 1:1। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। चार्ज की प्रॉपर्टी है ये कि दूसरा चार्ज कितना ही ज्यादा बड़ा हो, ये नेगेटिव चार्ज कितना ही बड़ा हो सकता है, पर ये जो पॉजिटिव है वो सभी को सेम प्रकार से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव 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 क्या करता है, रिपेल करता है, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्ज क्या रहेंगे, रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बेसिक प्रॉपर्टी होगी चार्ज, तो ये पता होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्केलर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर में जो स्केलर होता है उसके अंदर बेटा डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो हम अब स्केलर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो स्केलर में हमारे पास चार्ज में ओनली पॉजिटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, पर हमें यहाँ पे इंडेक्शन नहीं देना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम कोई किसी प्रकार का रिपल्सन फोर्स यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। जब वेक्टर फॉर्म करवाऊंगा तब आपने दोनों चीज देखनी पड़ेगी। तो पहले हम स्केलर जानते हैं, तो हमारे पास दो चार्ज हो गए, एक ये है और एक ये है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने रख लिया r, इस पॉइंट का नाम मान लिया a और इसका b। तो पहले कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज किसको बोलेंगे, जैसे हमने इसको मान लिया Q1 और इसको मान लिया Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या होगा, Q1 एंड Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली होता है बेटा उल्टा, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे हम चार्ज डाल देंगे Q1 और Q2, और साथ में जो हम चीज हमने देखो यहाँ से देखो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या हो गया हमारा, Q1 और Q2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, r, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि r का स्क्वायर। क्या बोला गया है, इनवर्सली, इनवर्स मतलब नीचे। अगर यहाँ पे फोर्स बढ़ाते हैं, देखो अगर मैं इस चार्ज को इसके पास लेके आऊंगा तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। डिस्टेंस कम होगी तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। अट्रैक्शन होगा अगर पास में लगाऊंगा तो पास आएंगे, रिपल्सन होगा तो भी इनमें ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे हमारे पास ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, मैं इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ, इधर ही दोनों पास में है, इधर मैंने स्टैंड कर दिया इनको, तो ये दोनों आपस में पास आना चाहते हैं, क्योंकि इन इनकी जो नजदीकी आर कम है तो फोर्स ज्यादा होने वाला है। अब हम इस जो ये साइन यहाँ पे लगा हुआ है इसको हटाते हैं, इसको हटाने के लिए हम के यूज करते हैं, और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये हमारा जो टर्म आई है, ये कांस्टेंट आई है,
अभी इस टोटल की जो को लिखेंगे हम 9 इंटू 10⁹ इसकी यूनिट वगैरह मैं निकलवाऊंगा, इसका यूनिट वगैरह। और एप्सिलॉन नॉट, खाली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, सॉरी इन वैक्यूम में ले सकते हो, इन वैक्यूम में ले लो या फिर फ्री स्पेस डाल दो। तो अब हम इस वैल्यू का यूज करेंगे यहाँ पे। तो F इज इक्वल टू, इसको हटाने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कूलम्ब ला का। अब यहाँ से देखो जनरल केस में पूछा जाता है कि कूलम्ब ला का फॉर्मूला पूछ लिया 2 नंबर। अब यहाँ से एमसीक्यू ज्यादा बढ़ते हैं, वो कैसे हमने देखना है। एमसीक्यू में एक तो ये हो सकता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो वहां पे ऑप्शन में यहाँ पे -9 दे सकता है, प्लस का 9 दे सकता है, तो वो चीज याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख लो एक बार अच्छे से। अब हम इसकी यूनिट निकालते हैं, देखो सबसे पहले निकालते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट निकालते हैं कूलम्ब फोर्स के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट की यूनिट कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और हमारे पास फिर क्या बच गया, Q1 और Q2, और नीचे क्या बच गया, R का स्क्वायर। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, दूसरे चार्ज की क्या हुई, कूलम्ब, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो m का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कूलम्ब का स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो m क्या हो जाएगा, -2। उसके बाद अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए देखो ये चीज तो सेम रहेगी। और Q ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो Q की जगह Q की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, IT, और दूसरे Q के लिए भी IT। और डिस्टेंस के लिए देखो आप लोगों ने पढ़ा MLT, MLT पहले एक CGS सिस्टम होता है, एक MKS, और अब जो चल रहा है MLT, ये होता है मास, लेंथ, और ये टाइम। किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की अगर आपने मास नापना है तो m से डिनोट करेंगे, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। तो डिस्टेंस किस में होती है, लेंथ में आती है, तो यहाँ पे l का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो i इंटू आई क्या हो गया, i का स्क्वायर, और t इंटू टी का स्क्वायर, और l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब करंट की ऐसा यूनिट क्या, सॉरी टाइम, ये नॉर्मल हमारा फॉर्मूला आ गया। अब करंट की यूनिट लिख देते हैं, क्या आती है, एम्पियर, ए का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, और l-2। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। अब देखो ये भी पूछ सकता है भी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालो, तो फिर आपने बस ये ऊपर नीचे करना है, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके जाना है, फोर्स को नीचे आ जाए। जैसे एप्सिलॉन नॉट की निकाले यहाँ पे, तो क्या होगा, 1/4 पाई Q1 Q2 और R स्क्वायर, और ये F आ जाएगा नीचे। तो बेटा यहाँ से क्या करना है, ये तो क्या हो गया कांस्टेंट, और चार्ज की क्या हुई, C इंटू सी, कूलम्ब का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर, और फोर्स की क्या आ जाएगी, न्यूटन, बस। तो इस प्रकार कर दो। अब जानते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्ब्स लॉ का जो सेकंड होता है, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको करने की जरूरत नहीं है। आपने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म करके इसको खत्म कर देना है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट के अंदर आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन समझाऊंगा, और साथ में एक दिन हम पूरी एनसीईआरटी के जो फर्स्ट यूनिट है इसके सारे जो न्यूमेरिकल वो डालेंगे। तो लगातार आप चैनल पर बने रहे। अब हम डालते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो हमारे पास हमें सबसे पहले डायग्राम पे कंसीडर देना है ध्यान। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जैसा कि आपने 11th फिजिक्स में पढ़ा था। दिस इज हमारा r1 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर, this is position vector, and this is the displacement vector. This is the another point of charge of A, this is B. Then now this is charge q1 and this is q2. Here the distance between them is delta r, means delta r means r2 vector minus r1 vector. Delta r means
Delta R is the displacement vector R2 minus R1. This is the force FAB. FAB force from A to B, FBA force from B to A. जो फोर्स बेटा A से B पे लग रहा है उसको हम बोलेंगे FAB, जो फोर्स B से A पे लग रहा है उसे बोलेंगे FB। वेक्टर फॉर्म में लगाने यहाँ पे डायरेक्शन होती है। इसके अलावा जब हम इधर से आएंगे तो ये हमारा फोर्स, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो यूनिट वेक्टर हमारा होगा R12 वेक्टर। उधर से आएंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर होगा R21। ये याद रखना है। अब हम इसको लिख लेते हैं, अच्छे से ध्यान दो। O से लेके A तक कितना है R1 वेक्टर, O से B कितना है R2 वेक्टर, A से B कितना है R12 वेक्टर, और B से A की तरफ जाएंगे तो R21 वेक्टर। और अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है वो है FAB, और नीचे से जो ऊपर लग रहा है वो FB। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं OA इज इक्वल टू R1 वेक्टर, OB इज इक्वल टू R2 वेक्टर, AB इज इक्वल टू A से B कितना होगा R12 वेक्टर, और R12 को क्या लिख सकते हैं हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 मतलब R2 पे फोर्स लगेगी, यानी R2 पे जा रहे हैं हम, R ये हमारा R2 पॉइंट होगा, और ये R2 पॉइंट है, ये R1, यानी R12 का मतलब क्या है, हम R2 पे जा रहे हैं R1 के कारण। ठीक है, ऐसे ही हम BA वेक्टर निकालते हैं, वेक्टर लगा के चलो इन पे सभी भी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन निश्चित है। अब B से क्या होगा R21 वेक्टर, और R21 में क्या लिखना पड़ेगा, R21 कहां से लग रहा है, देखो R21 ये वाला फोर्स है, R21 कहां से लग रहा है R2 के कारण 1 पे लग रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर। ठीक है, हेयर आप लोगों को पता लगा कि FAB बराबर है यहाँ से माइनस का FBA, यानी कि जो इधर से लगने वाला फोर्स है, जो ऊपर से लगने वाला फोर्स और नीचे से लगने वाला फोर्स दोनों क्या है, सेम है, यानी इक्वल और अपोजिट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों फोर्स है वो क्या इक्वल और अपोजिट है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, both are cancel out each other। तो फिर हमें इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करेगा F12 वेक्टर, तो F12 क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन कूलम चला लगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये हमारा चार्ज होगा, और ये Q2 अपॉन में F12 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 का स्क्वायर ले लेंगे। साथ में यहाँ पे ना एक डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर रखते हैं, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी साथ में लेना पड़ेगा। अब इसको मॉडिफाई कर देते हैं, इसमें क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर। R12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर से R12 क्या है R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू में R12 का यूनिट वेक्टर। ऐसे ही यहाँ से अगर FBA निकालें यानी F2A, F2A क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सेम रखने हमने, Q1 Q2 अपॉन में यहाँ पे 1 2 लिया था तो यहाँ पे लेंगे R21 का स्क्वायर इंटू में R21 का यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखो R1 माइनस R2 का स्क्वायर इंटू में R21 का यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार हमने जो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक, और जो भी अगर हमसे गलती होती है तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताइए ताकि हम सुधार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।